हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोर और लगन से पढ़ाई का तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी से अनुरोध है, जो अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं सब लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए बिना देरी किए हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा क्लास 10th का बोर्ड मैट्रिक का जो है पता ही होगा, जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, अर्थात जैव प्रक्रम जिसका चैप्टर का नाम है, उसका जो जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव होने वाला है आज इस लाइव सेशन में हम आप लोगों के लिए है ना, इसके जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं इस लाइव सेशन के माध्यम से। तो आप लोग जल्द से जल्द क्या कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए और मेरे क्वेश्चन का फटाफट आप लोग जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिना समय गवाते हुए बाकी डिस्कशन हम लाइव क्लास में धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहां पर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसका बहुत बेटर सा ऑप्शन, अच्छा सा ऑप्शन आपको इसको चूज करना है और इसका जवाब देना है। फटाफट बोलिए। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो जुड़ गए हैं लाइव क्लास में, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी का दिल से धन्यवाद जो आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट सब कर रहे हैं। गुड इवनिंग, सभी को मोस्ट वेलकम, सभी को गुड इवनिंग, एवरीबॉडी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहां पर में। पहला ऑप्शन है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहां पर होती है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को माइंड में बिल्कुल आ जाना चाहिए। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अर्थात वह प्रकाश के माध्यम में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं या फिर कितने परमाणु होते हैं। अब यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6 होता है या नहीं होता है, आप लोग को जवाब देना है। बिल्कुल होता है, C6H12O6। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह हो गया आपका ग्लूकोज। इसमें बोलिए ऑक्सीजन की अणु कितनी है, ऑक्सीजन की अणु कितनी है, फटाफट जवाब दे देना है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड 6 हो गया है ना, इसके बाद आपका हाइड्रोजन 12 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है। वैसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, नीचे दिया गया है, इसमें से हमको सबसे ज्यादा मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको इसको माइंड में बिल्कुल रख लेना है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। सभी बच्चों का लाइव क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। कह रहा है जो किसमें आयोडीन, चीनी में आयोडीन बिल्कुल भी नहीं, मतलब चावल में से भी नहीं प्राप्त हो सकता है, नमक से। बिल्कुल जी सही बात, बिल्कुल वेरी गुड ऑप्शन। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आयोडीन जो हमें प्राप्त होती है किस चीज से प्राप्त होती है, नमक से प्राप्त होती है। आयोडीन की किसी से, नमक से। और नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। जो मनुष्य होते हैं और जो अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वैसा जीव किस चीज का पाचन नहीं कर पाते हैं, प्रोटोन का, सेल्यूलोज का, वसा का, या फिर इनमें से सभी का। वैसा कौन सा ऐसा चीज है जो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए बस। सभी का कमेंट मेरे लिए जरूरी है। सभी लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कमेंट में। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ABCD में आपको जवाब देना है। ABCD लेकर के चलना है और आपको जवाब देना है
इसका जो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है जब मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन का आराम से पाचन कर सकता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है वह केवल जो घास फूस खाते हैं वैसे जीव है ना, इसके शरीर में रहता है सेल्यूलोज, तो मनुष्य के अंदर में नहीं रहता है, ठीक है, और मांसाहारी जीव के अंदर में सॉरी रहता नहीं, मतलब ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है जब परजीवी पादप, फटाफट बोलिए बैक्टीरिया क्या परजीवी पादप है, कसकुटा, विषाणु या फिर कवक, इनमें से कौन सा ऐसा जो पादप है जो परजीवी कहलाते हैं। सभी का कमेंट मेरे लिए जरूरी है, फटाफट जवाब दीजिए इसका, मैं यहाँ पर सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, सभी का मस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग रोहित जी, गुड इवनिंग राम कुमार, गुड इवनिंग राहुल कुमार, सभी का मस्ट वेलकम। चलिए बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं आप लोग लाइव क्लास में अभी जुड़ रहे हैं। बताइए निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों कसकुटा जो है, कसकुटा यह कौन सा है, परजीवी पादप कहलाता है। कसकुटा परजीवी पादप, परजीवी पादप कसकुटा, कसकुटा क्या बोलते हैं, परजीवी पादप बोलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। आपसे ग्रंथि के बारे में नहीं पूछ रहा है, लाल ग्रंथि के बारे में पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर में मुख गुहा, सॉरी शरीर में नहीं, मुख गुहा में कितने प्रकार कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 1 2 3 4, मतलब जोड़े पूछ रहे आपसे, पीस नहीं पूछ रहे, जोड़े पूछ रहे। जोड़ा का मतलब कितना, 2 से गुना कर दीजिए सीधे, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसके। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मनुष्य के जो शरीर, मनुष्य जो होता है मनुष्य के मुंह में यह कितने प्रकार के, 3 प्रकार की क्या होती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। 3 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार नहीं, 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, मतलब कितना हो गया 3 × 2 = 6 ग्रंथि, लाल ग्रंथि पाई जाती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलती है, जो हमें व्हाइट करने में मदद करती है, इसी के कारण हमारा दांत क्या होता है, व्हाइट होता है। फटाफट बोलिए सही जवाब, इसका जवाब देना है आप लोगों को, फटाफट सही जवाब देना है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके सामने में है, डेंटाइन, इनामोइल, अस्थि, क्रॉन, इसमें से कौन सा ऐसा परत है जो दांत के सबसे ऊपरी परत होती है। ऐसा कौन सा परत है जो क्या होती है, सबसे दांत के सबसे ऊपरी परत में होती है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनामेल। इनामेल के कारण क्या होता है, हमारा दांत का रंग उजला होता है। चलिए अगला आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए कह रहा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मतलब मुख गुहा में जो होता है आहार का कौन सा ऐसा भाग है जो पाचन होता है। मुख गुहा में बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो होता है पाचन होता है। ऑप्शन आपके सामने में है, पहला ऑप्शन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो क्या होता है, मुख गुहा में पाचन होता है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब आप लोगों को जवाब देना है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ गया है हम लोग। चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधा हो गए, इसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने में है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे रहे। क्वेश्चन आया ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन जो ही आया बच्चों ने सही जवाब इसका क्या किए हैं, शेयर कर दिया कमेंट बॉक्स में। सही सबका यहाँ पर है डीडी क्वेश्चन आप ऑप्शन आ रहा है, डीडी नंबर आ रहा है सबका, वेरी गुड, मस्ट, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या, पर्णहरित जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर इनमें से कोई भी एक चीज होगा तो पेड़ पौधा अपना वजन नहीं बना पाया, अर्थात इसमें से सभी की क्या होती है, इसकी जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग,
आगे बढ़े, कह रहा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। डिक्टियोजोम से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उस क्रिया में क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस चीज से, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। फटाफट जवाब दे जाना इसका, फटाफट सही जवाब इसका देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सही जवाब देना है आप लोगों को। फटाफट बोलिए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसी से, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट CO2 से, किससे, CO2 से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ सही है, हाँ ठीक है, ओके। ऑफलाइन वाला बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बन जाना चाहिए, एक भी छूटा तो फिर समझ लेना क्या खैर क्या हालत होगा तुम्हारा। चलो ABCD आपको जवाब देना है फटाफट, कोई इसमें टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, कोई नो कमेंट, नो एनी कमेंट। चलिए अगर 11 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। इनमें से कौन सा ऐसा कण है ना, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, वर्णी लवक या फिर श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड कणिका। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। पौधे में क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं है ना, सिर तथा मूछ दोनों भाग में होते हैं। सिर तथा मूछ क्या होते हैं, दोनों भाग में होते हैं। मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पर, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहां पर पाया जाता है, क्लोरोफिल में। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, जो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है हरा, नीला, लाल या सफेद। हरा, नीला, लाल या सफेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका जो क्लोरोफिल होता है वह कैसा होता है, हरा कलर का होता है। मतलब ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक जो होते हैं इसमें पोषण, किस पोषण के विधि द्वारा इसका पोषण होता है। तो सही जवाब इसका देना है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका सही जवाब होगा। कवक कौन सा पोषण होता है, कवक में कौन सा पोषण होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कवक में मृतजीवी पोषण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कवक में क्या होता है, मृतजीवी, मृत जीवों के अवशेषों से क्या होता है, कवक अपना पोषण करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े, 14 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। ऑप्शन आपके सामने में है, जो क्वेश्चन आपके सामने में, जो सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। मतलब वैसे पौधे क्या कहलाते हैं जो सड़े गले चीजों पर क्या होते हैं, पोषण होता है, जो सड़े गले चीजों पर पनपता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए, सही जवाब इसको देना है, इसका सही जवाब देना है, फटाफट बोलिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होते हैं। अच्छा यहाँ पर सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे का क्या कहलाते हैं, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी या फिर स्वपोषी। परजीवी, मृतजीवी, परपोषी या स्वपोषी। फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को सबको जवाब देना है। ABCD किसी का नहीं छूटना चाहिए, ABCD किसी का नहीं छोटे। मैं यहाँ से कमेंट, सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है वो जो सर कमेंट नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल गलत बात, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहे हैं सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब मृतजीवी, सारी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला नंबर क्वेश्चन, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान, चाहे वो CO2 हो चाहे O2 हो,
ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसका अंतर जाना बाहर आना कहां पर होता है? आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एक नाम पता होगा, अगर आप रंध्र नहीं जानते तो एस्टोमाटा का नाम जरूर सुने होंगे। एस्टोमाटा, एस्टोमाटा मतलब ही रंध्र होता है, इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में एस्टोमाटा बोलते हैं। एस्टोमाटा एक ऐसा जगह है जो पत्तियों के निचले सरफेस में पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाया जाता है। इसी छिद्र से होकर क्या होता है? CO2 बाहर अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सही ऑप्शन का क्या जगह? बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लाल ग्रंथि, आमाशय, यकृत या थायराइड, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है? फटाफट जवाब दीजिए। सभी बच्चों का इसका कमेंट आ जाना चाहिए मेरे स्क्रीन पर सभी बच्चों का इसका क्या आ जाना चाहिए? कमेंट आ जाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने में है। चलिए, ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं रिमेंबर करवा दूं, याद करवा दूं, यकृत एक ऐसा ग्रंथि है जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि में एक शामिल होता है। यकृत है ना, जो पित्त रस का क्या करती है? शराब करती है। पित्त रस का शराब करती है यकृत क्या करती है? पित्त रस का क्या करती है? शराब करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषित अंगक के बारे में पूछ रहा है। फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने में, एस्टोमाटा, पत्ती, हरी लवक या फिर जड़। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एस्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या फिर जड़। चलिए जवाब दे दीजिए फटाफट इसका। एस्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या फिर, इतना समय नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, तभी हमको मन लगेगा पढ़ाने में। चलिए, सभी का कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का कमेंट हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी कमेंट करेंगे। सभी हरे पेड़ पौधे में हरित लवक क्या होते हैं? हरित लवक पाई जाती है। सभी हरे पेड़ पौधों में क्या होते हैं? हरित लवक पाई जाती है। बिना हरित लवक के पेड़ पौधा भोजन नहीं बना सकते हैं। अर्थात इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाते हैं। चलिए आगे, प्रकाश संश्लेषी की इकाई क्या है? ATP, NADPH2, क्लोरोफिल अणु या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है? ATP, NADPH2, क्लोरोफिल अणु या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट इसका जवाब देना है, सही जवाब इसका देना है। चलिए फटाफट बोलिए। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई ATP, NADPH2, क्लोरोफिल अणु या फिर इनमें से कोई नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अणु होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अणु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैव प्रक्रम में पोषण भी आता है ना, उसके बाद आपका शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। पोषण, शोषण, उत्सर्जन, यह सब किसमें आता है? जैव प्रक्रम में आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम इस सबका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं जो इस सारे वीडियो का, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, नोट्स आपको मिल जाए, यह बिल्कुल मैं इसके लिए एक सुविधा बनाया है जो आप लोग यहाँ से नोट्स प्रोसेस कर, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो परचेज, नो एनी पैसा, नो एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं, 9 रुपया पैसा, ओनली फ्री मैं आपको क्या देने वाला हूँ? फ्री में मैं आपको देने वाला हूँ इसका फ्री नोट्स। चलिए, फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा। मतलब मिलेगा कहाँ से भाई साहब? मिलेगा, मैं तो आपको देने के लिए नहीं आऊंगा ना, लेकिन आप तो ले सकते हैं ना, क्योंकि आपको जरूरत होता है। चलिए मेरा नंबर नोट कीजिए, 7091298597। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां से सेव करके आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमसे जिस चीज का PDF ला सकते लेना चाहते हैं उस सब का PDF मिल जाएगा। हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, मैथ, संस्कृत, है ना, यह सब जितना भी मैथिली का भी मैं यहाँ पर रखता हूँ PDF। चलिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग अगर टेलीग्राम चलाते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम मेरा चैनल का नाम है JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज। आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर JSM डिजिटल क्लासेज। यह हमारा हो गया PDF। आप यहां से क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कोई पैसा कोई रुपया नहीं आपको लगेगा, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, सभी को जवाब देना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट, अभी तक हम लोग यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन कवर कर पाए, आप लोग फटाफट जवाब नहीं देते हैं इसके वजह से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पोषण की विधि है, स्वपोषण, शोषण, परपोषण, A and C दोनों, है ना। निम्न में से कौन से पोषण की विधि, मेरे प्यारे स्टूडेंट, पोषण की विधि, तो स्वपोषण भी होता है, शोषण भी होता है, दोनों पोषण की विधि कहलाता है। दोनों क्या कहलाता है, दोनों क्या कहलाता है, पोषण की विधि कहलाता है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, D नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब A और B दोनों स्वपोषण और शोषण दोनों क्या है, पोषण की विधि है। चलिए, परपोषण नहीं होगा, परपोषण का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के शरीर से, दूसरे का आश्रित पर जीवित रहता है उसे बोलते हैं परपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, पर्णहरित का मुख्य कार्य है। पर्णहरित का काम क्या है, इससे पहले भी एगो क्वेश्चन आ गया था पर्णहरित के बारे में, तो आप लोग यहां से भी कर सकते हैं। चलिए, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, या फिर जल अवशोषित करना। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का ABCD टाइप हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप हो जाना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, तो आप लोग को दिखाना भी पड़ेगा जो नहीं भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तब ना हमें पता चलेगा जो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, पर्णहरित का मेन काम क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। खींचने का काम कौन करता है, पर्णहरित करता है, ठीक है। पर्णहरित क्या काम करता है, प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, खींचता है, मतलब अवशोषित करता है। यही इसका मेन काम होता है, क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं। चलिए, इसी से क्लोरोफिल बनता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्य कौन आते हैं। रसायन स्वपोषण आपसे पूछ रहा है भाई, रसायन स्वपोषण हो चाहे केमिकल स्वपोषण हो, है ना, बतिया क्या हुआ, एक ही हुआ। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, हरे पौधे, कवक, अहरित बैक्टीरिया, या फिर सवाल। 22 नंबर में क्वेश्चन आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। अहरित बैक्टीरिया, सवाल, हरे पौधे, कवक, इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट ABCD जवाब देना है, कुछ नहीं करना है, ABCD आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्य कौन आते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अहरित बैक्टीरिया क्या आते हैं, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। जब ये बोलेगा रसायन स्वपोषण मतलब केमिकल के जरिए, तो आपको याद रखना है अहरित बैक्टीरिया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग भी समझ लीजिए, सीख लीजिए, सही समझ लीजिए। प्रकृति में, नेचर में क्वेश्चन है, नेचर में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे डिसबैलेंस रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अरे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे मेंटेन रहता है, कैसे बराबर रहता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण होने के बावजूद क्या होता है, हमें पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिलता है, और बाहर का जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह पेड़ पौधे के अंदर जाते हैं शोषण के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं CO2 को जाना और ऑक्सीजन को आना, यही से क्या हो रहा है, हमारा जीवन निरंतर चालू रहता है, और क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधा अपनी जिंदगी में कम से कम 10, 20, 30 पेड़ पौधा, हो सके तो इससे ज्यादा पेड़ पौधा आप लोग लगा कर अवश्य जाएं, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, डिसबैलेंस बना रहा था, मतलब बैलेंस बना रहा था, ऑक्सीजन का बैलेंस क्या रहता है, बना हुआ रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आंतरस कहां से स्रावित होता है, आंतरस कहां से स्रावित होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, जो आंतरस कहां से स्रावित होता है, कहां से बहना शुरू करती है, आंतरस कहां से बहना शुरू करता है,
ऑप्शन आपके सामने में है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर मुखगुहा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोटी आंत से क्या होता है, आंतरस का स्राव चालू हो जाता है। छोटी आंत से आंतरस का क्या होता है, स्राव चालू हो जाता है। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हाल फिलहाल में अभी भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कवर कर लीजिएगा कल से, फिर भी करके मतलब वीडियो को जो है ना आप लोग यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, प्रीवियस देख सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं और बढ़िया से रिवाइज करना, ए टू जेड क्वेश्चन को समझने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन में, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मात्रा से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं लगभग, इसीलिए इस चैप्टर को मैं खास तौर पर एनसीईआरटी बुक को लेकर के लगभग 250 क्वेश्चन को खोज करके लाए हैं आप लोगों के सामने के लिए। आप लोगों के सामने में 250 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 250 क्वेश्चन इससे प्लस हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, 250 क्वेश्चन हम इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीत कहां से स्रावित होता है? पीत कहां से स्रावित होता है? आमाशय, मुखगुहा, यकृत या फिर छोटी आंत? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पीत कहां से स्रावित होता है? चलिए फटाफट बोलिए, पीत कहां से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, पीत कहां से स्रावित होता है? सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, सभी का वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है मेरे प्यारे बच्चों। यकृत कोशिकाओं से क्या होता, सॉरी, यकृत से क्या होती है, पीत रस का स्राव होती है। यकृत से क्या होती है, पीत रस की स्राव होती है। यकृत कोशिकाओं से पीत रस की स्राव होती है। कहां से, यकृत कोशिकाओं से, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पीट किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? फटाफट बोलिए, पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, मतलब किसका, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, पीत जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स वेट है ना, वसा, जटिल वसा का क्या करता है, विखंडन करता है। पीत रस जो होता है क्या करता है, जटिल वसा का क्या करता है, विखंडन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, जो पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? इसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पायसीकरण के मामले में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, पायसीकरण क्या है, वसा के जटिल अणुओं को, रस को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण कर देता है। क्या पायसीकरण का क्या काम होता है, क्या वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरित करना या फिर जटिल प्रोटीन का विखंडन करना? ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब में, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जटिल प्रोटीन का विखंडन नहीं करता है, वो वसा के जटिल अणु को क्या करता है, वसा के जो जटिल अणु होता है उस सबको क्या करता है, सरल मतलब आसान ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, रूपांतरण कर देता है, मतलब बदल देता है इसको। यही आपका क्वेश्चन है। जो पायसीकरण का काम क्या होता है, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण कर देना से क्या होता है, मेन काम होता है। मतलब सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब ए नंबर सही जवाब था इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? सेलेमा, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपके सामने में है, बस डिफरेंस ये है जो आपको एक जवाब ढूंढना है। इसमें से आपके पास 4 जवाब दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई एक सा ढूंढना है। चलिए जवाब दीजिए, जठर रस की अम्लता किसके कारण होता है? सेलेमा के कारण, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका, सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए। 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए, जठर रस की जो अम्लता होते हैं ना, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस की अम्लता किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। जठर रस की क्या होती है? जठर रस की अम्लता क्या होती है, किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? जो मृतजीवी पोषण कहलाती है, जो मृतजीवी पोषण होता है उसका जो भोजन होता है उसका पोषण कहाँ से होता है? आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है, कोशिका के बाहर से, कोशिका में, पाचन तंत्र में या फिर इनमें से सभी में।
क्वेश्चन, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां पर होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां पर होता है? ABCD सभी को जवाब देना है, सभी को ABCD क्या करना है? जवाब देना है। फटाफट बोलिए, सही जवाब हो रहा है ना? कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को जो है ना सही से इसका रिवाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, या फिर इनमें से सभी में? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मृतजीवी पोषण जो होता है ये क्या होता है? मृतजीवी पोषण क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण एक विशिष्ट विधि होती है। मृतजीवी पोषण क्या होती है? एक विशिष्ट विधि होती है जिसमें मृत जंतु एवं पौधे के शरीर से क्या करता है? जीव अपना भोजन मतलब संश्लेषित करते हैं, मतलब खींचते हैं, है ना? मतलब कह सकते हैं जो कोशिका के बाहर से खींचते हैं। कहां से? कोशिका के बाहर से। मृतजीवी पोषण भोजन कहां से पाचन करता है? कोशिका के बाहर से। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, जो आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर HNO2? इसमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो आमाशय से स्रावित होता है? फटाफट जवाब दीजिए इसका जवाब। सही जवाब आप लोगों को देना है, ABCD में से सही जवाब देना है। चलिए सही जवाब आपको क्या करना है? देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आमाशय के बारे में बात कर रहा है। आमाशय के बारे में मतलब पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोगों को बहुत बार बताया भी है थ्योरी क्लास में। डंडा लगेगा तुम लोगों को, सही। कुछ कुछ बच्चे जो है बैक बेंचर सब थोड़ा सा सुधर जाओ पीछे। चलो, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3, HNO2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पर बनता है? आमाशय में, मतलब पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, परांकुर का मुख्य कार्य क्या है? परांकुर का मुख्य कार्य, मेन वर्क ऑफ परांकुर, मेन फंक्शन ऑफ परांकुर। भोज्य पदार्थ का पाचन करता है, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजता है ना? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन मतलब बाहर करता है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? परांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए मुख्य कार्य क्या होता है इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये जो करता है परांकुर, ये क्या करता है? पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोज्य पदार्थ को, पचे हुए भोजन को क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। परांकुर का कार्य क्या होता है? यह एक इलियम होता है जो पाचित भोजन के पदार्थ क्या करता है? अवशोषण करता है। आ गया समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आगे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन में कौन सा बदलता है? पेप्सिन में कौन सा बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदल जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन का सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर नहीं रहेगा तो क्या होगा? निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिनोजन में नहीं बदलेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही ऐसा घटना होता है। चलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पाचन का उद्देश्य होता है। पाचन का क्या उद्देश्य होता है? भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम रूप तत्वों में विखंडन करना, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पाचन क्रिया में ये जो पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, इसमें भोजन के जटिल तत्व टूटकर सरलतम रूप में विखंडित हो जाती है, ठीक है, सरलतम रूप में तो क्या होती है? बदल जाता है और फिर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या हो जाता है?
पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है ना, तथा पोषक टूटकर ऊर्जा में पोषण जो होता है टूट कर क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आपके सामने में क्वेश्चन है जो भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन है ना, तो ये भी होता है। भोजन जटिल तत्व जो होगा उसको सरलतम तत्व में क्या कर देगा, तोड़ देगा, कूट देगा, पीस देगा बढ़िया से। फिर जो सरलतम तत्व होगा उसको सुचारू रूप से क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद इस भोजन से क्या करेगा, ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। मतलब टोटल प्रोसेस इसमें होने वाला है। मतलब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। वैसे भोजन क्या कहलाता है जो छोटी आंत में पूरा बढ़िया ढंग से पच जाता है। छोटी आंत में क्या करता है, बढ़िया ढंग से पच जाता है, वैसे भोजन को हम क्या कहते हैं। सही जवाब सबको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूँ ना, सारे बच्चों कमेंट अगर करेगा ना तो बहुत सारे कमेंट हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए फटाफट बोलिए, क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन आपके सामने में क्या कर रहा है, जो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। सभी को जवाब दे देना है। रोहित कुमार मस्ट वेलकम। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिससे क्या होती है, भोजन घुलनशील अणुओं में रूपांतरित हो जाती है। भोजन क्या होती है, घुलनशील अणुओं में रूपांतरित हो जाती है, और जिसे चाइल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। चाइल कहते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, अब ये मैंने बताया था, चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटे छोटे पन्नों में रूपांतरित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, दंत क्षरण मतलब दंत क्षय, दांत का झड़दाना। दंत क्षय क्या है, दांत का टूटना, डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। दंत क्षय, चलिए दंत क्षय मतलब दंत क्षय क्या है, दांत का टूटना, डेंटिन और इनेमेल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, डेंटिन क्या हो जाएगा, डेंटिन और इनामेल होगा यहाँ पर। डेंटिन और इनामेल है ना का मृदुकरण क्या कहलाता है, दंत क्षय कहलाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है। दांत के इनामेल का मृदुकरण कैसे हो जाता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है। सही ऑप्शन क्या करना है, इसमें से ढूंढ करके बताना है। चलिए देखिए मेरे पास रेस्टोरेंट, जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे दांतों के ऊपर क्या होती है, अपना हक जमा लेते हैं। मतलब वो अपना यहाँ पर राज करने लगता है, इस तरह से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वहां की जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, दांतों के ऊपर में अपना बसेरा कर लेता है, और जब वो बसेरा कर लेता है क्या करती है, धीरे धीरे है ना वहां पर जीवाणु उत्पन्न होने लगता है, और इसी के चलते दांत का जो इनामिल होता है मृदुकरण हो जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने में है, जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं, मिठाई मीठी चीज खाते हैं ना, वहां पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, जिसके उत्पन्न से जिससे क्या होता है, अम्ल का उत्पादन होता है, और उसी अम्ल से क्या होता है, हमारा जो दांत होता है इसमें इनेमल की मृदुकरण हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, दंत प्लाक कैसे बनता है। मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन का जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिए। सही ऑप्शन जवाब देना आप लोगों को। 37 नंबर क्वेश्चन पा गया, दंत प्लाक कैसे बनता है। मुंह के खाद्य कणों के एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को समझना है, जो फटाफट जवाब दीजिए सब कोई। भोजन के महीन कण दांतों से चिपककर एक अस्थायी परत बना देता है। भोजन का जो महीन कण होता है, छोटे छोटे कण होता है, वह दांतों से चिपक करके एक अस्थायी जगह बना लेता है, एक अस्थायी परत बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। एक अस्थायी परत बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। तो फटाफट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब मुंह के खाद्य कणों, मतलब मुंह में जब खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हमारे दांत के ऊपर में बसेरा करने लगते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। मतलब मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से दंत प्लाक कैसे बनता है, मुंह के खाद्य कण एवं जीवाणु से क्या बनता है, दंत प्लाक बनता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पेस्टिक अल्सर हो सकता है किस चीज से,
पेस्टिक अल्सर के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेस्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे प्यारे बच्चों, पेस्टिक अल्सर हो जाता है जब आप बहुत दिनों तक क्या करते हैं, भोजन सही ढंग से नहीं करते, तो आपको क्या हो जाता है, पेस्टिक अल्सर हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबे समय तक भोजन न करने के कारण क्या होता है, भूखे रहने के कारण क्या होता है, पेस्टिक अल्सर हो जाता है, मतलब भूख की बीमारी। चलिए आगे, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, या फिर कितनी होती है, यूं कह सकते हैं, है ना। शाकाहारी जीवों में जो जीव शाकाहारी होते हैं, ठीक है, मनुष्य शाकाहारी में नहीं आते हैं, तो कभी सोचना भी मत इसके बारे में। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, अधिक लंबी होती है, मध्यम होती है, छोटी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब देना है। आप लोगों को जो है कमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, जो आप लोग कमेंट करना नहीं भूले, इसीलिए मैं आप लोगों का नाम गुप्त रखता हूं, जो आप लोग कमेंट करें, लेकिन आप लोग करते नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, अधिक लंबी, मध्यम, छोटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जीव शाकाहारी होती है उसके जो छोटी आंत होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें स्वपोषी कौन है, इनमें स्वपोषी कौन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए 2 मिनट के अंदर में। इनमें स्वपोषी कौन है, हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, कीट भी क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, मछली भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वपोषण बोल रहा है, आप लोग बिल्कुल मतलब कह सकते हैं जो चलिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। छोटे बेटा से पढ़ते आ रहे हैं, तो बूढ़े बेटा के थे बेटा के खुटी तक तब से पढ़ते आ रहे हैं, जो स्वपोषण मतलब पेड़ पौधा, स्वपोषण मतलब पेड़ पौधा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, मतलब इसमें से किसको बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किसको बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वसा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बनाते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। Who is the best option of this question? क्या कह रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे क्या बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द बेस्ट ऑप्शन। 42 नंबर, हरे पेड़ पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। पेड़ पौधे में जो रक्षित का मतलब होता है जो स्टोरेज किया हुआ रहता है, जो सेव किया हुआ रहता है, मतलब कह सकते हैं जो बाद के लिए रखा जाता है ना, इसी को बोलते हैं रक्षित आंतरिक। हरे पेड़ पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में, या फिर मंड के रूप में। बराबर जवाब इसका सही जवाब इसका हो जाएगा मंड के रूप में। किसके रूप में, मंड के रूप में। मतलब कौन सा हो जाएगा, कहां पर है मंड, ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस में से लेकर किस में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूपांतरित का मतलब बदल जाता है, रूपांतरित का मतलब बदल जाता है। फटाफट जवाब दीजिए इसको, इसका जवाब फटाफट क्या करना है, जवाब देना है। प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक अणु, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक अणु क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए बहुत सारे बच्चों इसमें डी ऑप्शन दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है, साथ ही साथ जल भी बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन आपको क्या कर, क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित करती है। प्रकाश ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है। ठीक है, फिर अच्छा इसका रासायनिक ऊर्जा क्यों नाम दिया गया, आप लोगों से क्वेश्चन है जो इसका रासायनिक ऊर्जा नाम क्यों दिया गया।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को समझना है ना, जब प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि जब हम पेड़ पौधा जो ग्लूकोज बना लेता है उसे हम फिर दोबारा प्रकाश को नहीं बना सकते, मतलब कह सकते हैं क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए एंड बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? पेड़ पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब दीजिए, है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन जो होते हैं क्या करते हैं? नाइट्रेट एवं नाइट्रेट दोनों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दोनों से क्या करते हैं? दोनों रूप में ही ग्रहण करते हैं, चाहे नाइट्रेट हो चाहे नाइट्राइट हो, दोनों रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फटाफट, है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में कौन सा? ए बी होगा, बी बी होगा, मतलब सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। नाइट्रेट के रूप में भी करता है और नाइट्राइट के रूप में भी करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जो अपने भोजन का विघटन क्या करते हैं? अपने शरीर के बाहर करते हैं, अपने शरीर के बाहर करते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है, फफूंद, ईस्ट, मशरूम, इनमें से सभी, इनमें से सभी। सही जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन। एबीसीडी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, एबीसीडी को घसीटते हुए लेकर जाना है। क्वेश्चन आपके सामने में है, फफूंद, ईस्ट एवं मशरूम परजीवी पोषण करते हैं, ठीक है, तीनों परजीवी पोषण करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जो यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर से बाहर करते हैं, कौन सा जीव? तीनों जीव, फफूंद भी, ईस्ट भी, मशरूम भी, तीनों जीव क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर भोजन का विघटन करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यह अस्थायी प्रवर्धक के माध्यम से भोजन का ग्रहण करता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से सभी। पैरामीशियम, अमीबा, इनमें से सभी। चलिए फटाफट बोलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? यह अस्थायी प्रवर्धक की माध्यम से, की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो क्या करता है? प्रवर्धक के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कूटपात की सहायता से, जिसको हम कह सकते हैं शरीर का सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण होते हैं। शरीर की सतह से पोषण भी, शोषण भी और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा। मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें तीनों चीज होता है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शरीर के सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन करते हैं? पोषण, शोषण और उत्सर्जन करते हैं मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो क्या करते हैं? अपने शरीर से, अपने शरीर के सतह से तीनों चीज करता है, पोषण, शोषण और उत्सर्जन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? हार्मोन्स में, जैव उत्प्रेरक में, ए और बी दोनों में। अच्छा कहां चला गया भाई? 48 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? हार्मोन्स, जैव उत्प्रेरक, ए एंड बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? 48 नंबर क्वेश्चन आपका सही जवाब। सही जवाब देना है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होती है मेरे प्यारे बच्चों। एंजाइम क्या होती है? जैव उत्प्रेरक होती है। कैसी होती है? जैव उत्प्रेरक। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। करा क्वेश्चन, लार एमिलेस का कार्य है जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना, या फिर इनमें से सभी नहीं? सभी, इनमें से सभी। क्या कह रहा है? लार एमिलेस का कार्य होता है। लार एमिलेस का कार्य क्या होता है? सही जवाब देना है फटाफट। लार एमाइलेज, अरे एमिलेस नहीं, एमाइलेज। लार एमाइलेज, लार एमाइलेज का कार्य है जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना, इनमें से सभी। सही जवाब दो फटाफट। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, जो लार एमाइलेज जो होता है जटिल मंड को अणु में शर्करा के रूप में खंडित कर देता है, अणु को शर्करा में खंडित कर देता, बांट देता है।
कर्मानुकुचन गति कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी में। कर्मानुकुचन गति कहाँ पर पाया जाता है? तो आहार नली में। कहाँ पर पाए जाते हैं? आहार नली। मतलब बी इज द ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट बोलिए। अगला क्वेश्चन, आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? आमाशय का पिछला भाग, पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, फुंडिक, है ना, पाइलोरिक या फिर पैरोटिक। इसमें से सही जवाब आप लोगों को जवाब देना है। आमाशय का पिछली भाग क्या कहलाता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आमाशय का जो पिछली भाग होता है पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। आमाशय का पिछली भाग पाइलोरिक कहलाता है। आमाशय का पिछली भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। याद रख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जो आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, आमाशय के जो जठर रस होता है उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेमा, पेप्सिनोजेन, इनमें से सभी। इनमें से सभी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन आपके सामने में है, जो आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेमा, पेप्सिनोजेन या फिर इनमें से सभी ने सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आमाशय में सभी पाए जाते हैं, चाहे वो पेप्सिनोजेन हो, सलेमा हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। ये क्या है? आमाशय में सभी पाए जाते हैं, मतलब इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन। अगला बढ़े आगे। आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय शराब से क्या होता है? आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय शराब से क्या होता है? सलेमा का शराब घट जाता है, पेस्टिक अल्सर हो जाता है, ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप लोगों को चूज करना है। सही जवाब क्या करना है? चूज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आमाशय की ग्रंथि में अत्यधिक अम्लता शराब हो जाएगा तो सलेमा का शराब घटता है और पेस्टिक अल्सर हो जाता है। मतलब ए और बी क्या हो सकता है? दोनों हो जाएगा सही ऑप्शन। ए और बी दोनों, मतलब क्या हो सकता है? पेस्टिक अल्सर हो सकता है, सलेमा का शराब घट जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन करेक्ट 54 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन करता है नष्ट? सलेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन या फिर पेंटोन। ऐसे इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? इसका फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका सही जवाब आप लोगों को जाना है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। सलेमा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन या फिर पेंटोन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है? भोजन के जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा? नष्ट करके, खत्म करके यहाँ पर आम सत कर देगा इसको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रासनली से, आमाशय से, ग्रसनी से, अग्नाशय से। अग्नाशय से। इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन, यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ठीक है, इस मतलब चैप्टर का नहीं, चैप्टर में 250 लगभग क्वेश्चन को मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इस मतलब इस लाइव का सेशन का जो है यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड पार्ट में मैं इसमें दे दूंगा आपको, सेकंड पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। और ठीक है, समय समय पर आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते रहिए। ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेशन का। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पार्ट में हम देखेंगे इस आगे वाला चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहां से? ग्रासनली से, आमाशय से, ग्रसनी से या फिर अग्नाशय से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 55 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? आमाशय से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इज द सही ऑप्शन। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग समय समय पर लाइव क्लास जुड़ते रहे और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ आप लोग स्टडी करते रहे। सेल्फ स्टडी जरूर करें, किताब को अध्ययन जरूर करें, साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसको भी 1-2 बार जरूर से जरूर रीड करें। दिन में कम से कम 10 घंटा कम से कम आपको रीड करना है, क्योंकि अभी आपके पास समय केवल अभी से लगभग आपको कह सकते हैं 60 से 65 दिन के ही अंतराल बचे हुए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर सकते हैं। फिर आपको रिवाइज भी करना होता है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।